अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट में आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हसन अयूब साहब। उनके साथ ही मौजूद हैं रियासत आज़ाद साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, और हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार उमर दराज गोंदल साहब ज्वाइन करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली इज़ ओवर द मून, बड़ी खुशी मनाई जा रही है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मदर ऑफ ऑल केसेस था इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात और शायद दीगर जितने भी मुकदमात थे वो इसी एक मुकदमे या इस एक जो केस है इसकी बुनियाद के ऊपर कायम हुए। वो कहते हैं कि आज ये बुनियाद ढह गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। लेकिन हैरान कुन तौर पर क्या किसी मुकदमे में ज़मानत मिलना ट्रायल के ऊपर असरअंदाज होगा? क्या ये बरियत समझ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसके हवाले से अता तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये अर्ली सेलिब्रेशन है जो की जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने क्या कहा, देखिए। जिनको 9 मई के अंदर सजाएं हुई वो बेल पर थे, वो गिरफ्तार तो नहीं थे जब उनकी सजा अनाउंस हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई जिसमें जूम पर भी कुछ लोग शरीक थे। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आज ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है और टेक्निकल ग्राउंड पे कई दफा एज ऑफ राइट बेल मिलती है। वो जो मुल्जिम कस्टडी के अंदर हो और ऑलरेडी अरेस्टेड हो और वो एक का सजा भुगत रहा हो, उसको कई दफा बेल पे प्रेस भी नहीं करते। तो बेल में कोई हर्ज नहीं है। तो एक बेल के ऊपर जो पार्टी इतनी खुशी मना रही है, ये इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयां खाई थी मगर वो बेजायका भी निकली थी और वो फीकी भी निकली थी। इसलिए इनको चाहिए कि अपने तर्ज अमल पर गौर करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 2 खबरें एक साथ पढ़िए, बेवक्त मिठाई खाने से हाजमा ख़राब होने और घुंघरू टूटने का अंदेशा है। साथ ही उन्होंने DGI-SPR का एक बयान और आज जब 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिली उसकी स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर किए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन, वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और वो ये कह रही हैं अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब हम चीफ जस्टिस डॉक्टर साहब के पास वापस जाएंगे तो हमें तारीफ नहीं दे रहे। जो अलकादर का केस है उसकी बेल हेयरिंग नहीं दे रहे पिछले 4 महीने से। इससे अब हम सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर बड़ा खुश व खुरम बाहर आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हियरिंग देनी पड़ेगी। आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हियरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हियरिंग देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। अब रावी की क्या रिवायत है और पाकिस्तान के सियासी ज़मीनी हकायक क्या किसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक मामूल की कार्रवाई है? आगाज़ ज़ाहिर है कि रियासत आज़ाद साहब माहिर कानून हैं, फ़ौजदारी मुकदमात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। रियासत आज़ाद साहब, मुकदमे में ज़मानत मिल जाना क्या कहीं ये खुशी मनाने के लिए काफ़ी है या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो बेल है ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है और बेल जो है ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं होती। अगर अदालत ये समझती है कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है या कोई भी उस केस के अंदर डेंट एंड डाउट है तो वो हमारा एक बड़ा रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ है कि एक्यूज्ड इज़ द लवली चाइल्ड ऑफ लॉ। यानी लॉ कोई भी होगा, अगर वो स्ट्रेच होता है तो वो मुल्ज़म की फेवर में स्ट्रेच होता है, उसका बेनिफिट मुल्ज़म को जाता है। अब मेरी ज़ाती राय में ये केसेस जिस बुनियाद के ऊपर बनाए गए वो है सेक्शन 109। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री हो या दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री हो, मैं समझता हूँ कि 109 के अंदर सिर्फ एक जजमेंट थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वाली जजमेंट है जिसको 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया और होल्ड किया कि आर्टिकल 10A जो आइन के अंदर दिया गया ये मुयस्सर नहीं था। और मैं समझता हूँ कि 109 को प्रूव करना बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अनरिबटेड ऐसी एविडेंस जो प्रूडेंट और एडमिसिबल हो उसकी बुनियाद पे भी इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ
ये इमरान खान के ऊपर 109 के तहत कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को कन्विक्शन भी हुई है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ATC ने बरी भी किया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है कि कोई ऐसी एविडेंस जिसके ऊपर कोई थोड़ा सा झूठ या डाउट या मन घड़त है तो वो सारी की सारी मन घड़त है। फाल्सेस एंड योनो फाल्सेस एंड ओमनीबस, उसका बेनिफिट तमाम लोगों को मिलेगा। बेल हो गई, ये बनती थी, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ये बेल रियासत आजाद साहब, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, लाहौर की कोट लखपत में होने वाली कार्रवाई, जज साहिबान उस गवाही को मोतबर तस्लीम करते हैं कि जो चाहे पर्दे के पीछे से या टेबल के नीचे से या जिसने खुफिया तौर पर शामिल होके ज़ाहिर है कि मीटिंग अटेंड की। अब उस मीटिंग में इमरान खान टेबल के इस तरफ है, टेबल के उस तरफ वालों को अगर सजा हो गई, खुदा सर टेबल के उस तरफ वालों को अदालत ने सजा दे दी और तो इमरान खान तो टेबल के इस तरफ हैं। आप कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने नीचे उन जजमेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब देखें, बेल होना एक कोई बहुत बड़ा उस केस के अंदर डेंट और डाउट है जिसका बेनिफिट दिया है ना। अगर बेल में मिल सकता है तो ट्रायल में तो आपने जरा भी करनी, आप बहुत सारा चीजें डिग आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल वाली आप मिसालें दे रहे, कोई आप भी खुदा का खौफ करे ईसा कि इस टेबल के नीचे दो बंदे बैठे हैं, मैनू नहीं पता चल रहा और मैं इंटरव्यू दे रहा और इमरान खान बिल्कुल मतलब उसको क्या कहें कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। रियासत आजाद साहब, मतलब ये मैं मिसाल नहीं दे रहा, नहीं, आपने कहा कि ये केस है सर, पाकिस्तान की कोर्ट से प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 38 सजा हो गई, आप कह रहे हैं इस साइड वाले भाई वो जो दो नीचे बैठे हैं वो क्या अल्लाह ताला ने कोई वहां पे फरिश्ते भेजे हुए थे जो लोगों को नजर नहीं आ रहे थे? यार इंसान थे ना। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मैं आपके लॉजिक की बात करें ना भाई, आप वैसे कहते हैं कि मीटिंग हो रही है, मैं आपके पास वापस मैं आपके पास हसन अय्यूब को मैं आखिर में हसन अय्यूब साहब जो है वो इस वक्त हसन अय्यूब साहब मुस्कुरा रहे हैं, सफ़ा जो है वो उनका नीला काला होना शुरू हो चुका है, उसके ऊपर हम आते हैं। बट आई रियली लाइक्ड द वे यू पुट इट, लवली चाइल्ड ऑफ द लॉ, लवली चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वैसे ब्लू आइड कहते हैं, ये लवली बना दिया उन्होंने, ठीक है। ब्लू आइड कभी एक्यूज इज ऑलवेज अ ब्लू आइड। चलो हमने इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द ये कहां से ब्लू आइड निकाल लिया? अगर ये कानून के अंदर हो ना सर, मैंने ला किया हुआ, आपने नहीं किया हुआ, आप पता नहीं कौन सी डिग्री की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। मैंने जो डिग्री हासिल की मैंने नहीं पढ़ा। चले ठीक है। उमर दराज गोंदल साहब, अर्ली सेलिब्रेशन को पूरी दुनिया में कहा जाता है नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत सारी ऐसी आजकल सोशल मीडिया पर वीडियोस आ जाती हैं, खिलाड़ी है वो फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब है और वो सेलिब्रेट करना शुरू करता है, पीछे से आने वाला एक बंदा उसको हराता हुआ, उसको जो है वो बीट करता हुआ फिनिश लाइन अबूर कर जाता है। आज तहरीक इंसाफ की जो सेलिब्रेशन है, आप समझते हैं कि ये अर्ली सेलिब्रेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियासत आजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि देखिए ये मैटर ऑफ राइट के तौर पे नहीं लिया जाता, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। लेकिन इसमें ईसा जब हम ये देखते हैं ना कि सियासी जमात तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट कर रही है या उनके कारकुन बहुत खुश हैं, और फिर हमारे दोस्त हसन अय्यूब को हर फैसले के बाद ये बताना पड़ता है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात दो हैं। पहली वजह यह है कि कोई भी केस हो तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। वो ये है कि या तो एक कानूनी पहलू होगा या सियासी पहलू होगा। कानूनी पहलू ये है कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पे 12 मुकदमात हैं जो 9 मई के केसेस हैं। उनमें से 4 में ऑलरेडी वो जमानत के ऊपर थे, 8 में उनको आज जमानत मिल गई, तो मजमूई तौर पे 12 के 12 केसेस में वो अब जमानत के ऊपर चले गए। उसका कानूनी पहलू ये भी है कि आज के दिन तक इमरान खान के खिलाफ किसी भी अदालत के अंदर चालान भी जमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हनूज दिल्ली दूर अस्त वाली बात है। दूसरी बात ये है कि उसका कानून सियासी पहलू है, और सियासी पहलू क्या? सियासी पहलू वही है जो तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को लोगों के सामने रखा था और मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया था कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। अब तहरीक इंसाफ अपने उसी सियासी पहलू को लेकर चल रही है कि कल बैरिस्टर गौहर ने जो बात की, फिर रात को उन्हें एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी, तो तहरीक इंसाफ ये समझ रही है, वो अपने वोटर को इस बात के ऊपर कायल करती दिखाई दे रही है, या उनका वोटर सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम जो कह रहे हैं कि ये जो 9 मई है ये अदालतों के अंदर साबित नहीं हो पाएगा, या हमारे खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं उनमें जान नहीं है।
आज जब जमानत मिली तो तहरीक इंसाफ उसको उसी नजर से देख रही है। सो सियासी पहलू के लिहाज से ये उनकी कामयाबी है। वो अपनी परसेप्शन बनाएंगे, अपना जो वोटर है, जो कारकुन है, उसको मोबिलाइज करेंगे। और कानूनी पहलू ये है कि अभी बहुत दूर है मामला और इतनी आसानी से ये नहीं होगा। देखिए, जहां तक रही बात वो आप कह रहे हैं कि उनको सजाएं हुई या उसमें से लोगों को माफी हुई, तो कितना टाइम लगा? 2 साल के बाद भी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि 4 महीने के अंदर कंक्लूड करें। इन केसेस के अंदर जो अभी रिटर्न ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने 4 महीने के अंदर उसको कंक्लूड करना है। अब वो 4 महीने से 4 साल भी लग सकते हैं और अगर कोई मौसम बदला, कोई सूरत हाल तब्दील हुई तो फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं। फिर आप जानते हैं कि किस तरह से आप लंदन में होते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाता है, फिर आपकी हाई कोर्ट जो है वो आपकी एयरपोर्ट के ऊपर आपकी बायोमेट्रिक कर लेती है और आप आराम से लाहौर आपकी लॉन्चिंग होती है, जलसा वलसा करते हैं और उसके बाद आराम से अदालत चले जाते हैं। फिर यही अदालतें, फिर यही निजाम और सब कुछ जो है वो एक इशारे की तरह राइट आ जाता है तो राइट मुड़ना शुरू हो जाता है, लेफ्ट गोंदल साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। एंड इट डज मैटर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सामने जो एग्जांपल मौजूद है दिसंबर 2023 गालिबन 22 दिसंबर जो साइफर केस में जमानत का फैसला दिया था, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि इस जमानत के फैसले का ट्रायल पर असर नहीं होना चाहिए। ट्रायल में तो सज़ा हो गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर के मुकदमे में बाद में फैसला आया वो उन्हीं लाइंस पर आया जो रिमार्क्स जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस केस में दिए थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, बाकी लोगों ने जो रिमार्क्स दिए थे। हसन अयूब साहब, अब लेकर बच गया है तोशाखाना 2, अल कादर ट्रस्ट केस, 26 नवंबर के मुकदमात, 4 अक्टूबर के मुकदमात। ये वो मुकदमात हैं जो इमरान खान को जेल में रखने के लिए मौजूद हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ कह रही है 15 मिनट की मार है, एक समात एक हेयरिंग में उड़ जाएगा मुकदमा। रावी क्या रिवायत कर रहा है? नहीं, आप भूल गई हैं, वो कन्विक्शन है उनकी 14 साल की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें अदालत से वो सजा याफ्ता हैं और नाअहल हो चुके हैं। तो मैं तो उनको अडयाला के वो बेताज कहते हैं कि बिला मुकाबला चांसलर बने हुए हैं। वैसे वो बनना चाह रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, लेकिन मैंने तो उनको कह दिया कि अब अडयाला में है तो अडयाला का चांसलर तो बना देना उनको कम से कम। तो बहरहाल जी, बात ये है कि जो आज ज़मानतें मिली हैं बहुत अच्छा है। ये ज़मानतें बनती थी, वेल डिज़र्विंग थी। जब आपने चालान जमा नहीं करवाए और जब अभी तक ट्रायल का आगाज़ हुआ नहीं है तो किसी शख्स को आप गिरफ्तार नहीं रख सकते। तो फिर इसको कह देना कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो अदलिया है ये तो होस्टेज हो चुकी है, ये तो हुकूमत की गुलाम हो चुकी है, ये वो बातें करने वाले जो ये मंजन बेच रहे थे, ये चूरन बेच रहे थे, आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज उनको गैरत करनी चाहिए कि हमने जनाब फजूल जो है वो घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया। पहली बात तो मैं ये करूँगा, और जो आज नारे लगा रहे थे मेरे ख्याल के मुताबिक उनको चाहिए कि जहाँ पर जिसकी बरियत बनती है उसकी बरियत हो भी रही है। ATC के 9 मई के मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत बनती थी, उनकी बरियत हुई। जिस तरह फवाद चौधरी की बरियत बनती थी, बरियत हुई, और जिनकी कन्विक्शन बनती थी उनकी कन्विक्शन होगी। तो अब इसमें जो अपने आप को आपको सूट करे वो तो फैसले अदलिया आज़ाद है, और जो आपके खिलाफ फैसले दे दे वो फिर अदलिया जरगमाल होगी है जी। आप कह रहे हैं कि अदलिया को आज क्लीन चिट मिल गई है? नहीं, मिलनी चाहिए कि मैं ये बात करूंगा कि अगर जैसे उमर दराज गोंदल साहब एक माशाल्लाह बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, इनकी जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो एक गुफ्तगू भी होती है, लेकिन थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लोग बायोमेट्रिक करते हैं वो हाई कोर्ट का अमला नहीं है, वो नादरा का अमला वहाँ बैठा हुआ है। तो जरा थोड़ी सी ये तस्हीह कर लीजिएगा, जो एयरपोर्ट पर गई थी बायोमेट्रिक करने के लिए वो नादरा गया था, उसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमेशा जोश खताबत में तमाम लोग बोल जाते हैं, तो वो थोड़ी सी मेरी करेक्शन है। हाई कोर्ट का काम ही नहीं है बायोमेट्रिक करना, बायोमेट्रिक करना ही काम नादरा का होता है और सारी दुनिया वहाँ से करवा ली है। ये वही अमला गया था। अच्छा जी, पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरे फूफी के बेटे नहीं है जी, चाहे नादरा हो चाहे हाई कोर्ट हो, मुझे इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी। अगली बात करते हैं जी। अभी बात ये है कि जो 24 नवंबर के मुकदमात है, 7 मुकदमात है रावलपिंडी की ATC की, और उसमें इमरान खान साहब की दिसंबर 2024 से गिरफ्तारी पड़ी हुई है, और आज तक उनमें उनको जुडिशल भी किया हुआ उसमें। और सलमान सफदर साहब उन मुकदमात में वकील हैं
जिनके इल्म में है कि वो जुडिशियल हो चुके हैं, आज तक पोस्ट अरेस्ट बेल तक दायर नहीं की हुई। तो जनाब सलमान अकरम राजा भी बोल रहे हैं और सलमान सफदर भी बोल रहे हैं कि जी 190 मिलियन वाला केस लग गया है। को मतलब ये संजीदगी का लेवल है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी, जिन्हें मैं डेला का चांसलर कहता हूँ, उनके मुकदमात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस बड़ी वकला की फौज का, तो ये संजीदगी का आलम है। ये इनकी तस्वीर मुझे करनी पड़ी है आकर, हालांकि उनको खुद जो है ना फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि कौन सा मुकदमा उनका है, कौन सा नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली ऐड कर दें, बायोमेट्रिक पे आप कुछ कहना चाहते हैं? बायोमेट्रिक जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला करता है। आप जाएं हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे एम्प्लॉय जितने भी बैठे हुए जो इंस्टीट्यूशन के हैं, मैं प्रेसिडेंट रहा हूं उस हाई कोर्ट का, वो सारी बायोमेट्रिक का अमला प्रेसिडेंट नहीं रहे, बार के रहे हैं प्रेसिडेंट सर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ना, वो आपके अंडर आता नहीं है ना, जो वहां की इंतजामिया वो आपके अंडर नहीं आती। मैं उसी का वो बार एंड बेंच का जो ताल्लुकात होती हैं वो सरकारी चीज नहीं होती। नहीं, आप सरकारी को मुलाजिम थे ना, आपके पास सरकारी को होता था। आप मेरे भाई, आप वकला के लीडर हैं, मैं मानता हूँ आज भी लीडर हैं, मैं आज ही मानता हूँ आप बिल्कुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब मैं सपोजिटली प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के मेंबर बन गया, मैं कह दूं कि मैं बन गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नादरा का अगर एक बंदा भी बैठा हुआ हो तो ये इस प्रोग्राम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर नादरा का ऑफिस बायोमेट्रिक कर रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूं, अगर नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने चीजों को ट्विस्ट किया है और उसको गलत बयानी से हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के मुलाजिम और अमला जो है वो हाई कोर्ट के एम्प्लॉई है। चलें ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता दिनों सुहेल वड़ाई साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके कॉलम्स ने बड़ी धूम मचाई। पाकिस्तान में मीडिया पर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि सुहेल वड़ाई साहब ने 2 घंटे की तवील नशिस्त की है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से, और फिर उनके कॉलम्स की बुनियाद पर लगता ये था कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होने जा रहा है। आज हैरान कुन तौर पर हमने इसे पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी, अनप्रेसिडेंटेड है। एक तरदीद तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से सामने आई, जिन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में इंटरव्यू दिया, ना पीटीआई से मसालहत का जिक्र किया, और वो जितनी बातें कोट की गई हैं उनके अब ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आ गया है। एक चीज़ मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के इस इंटरव्यू को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया था। उन्होंने क्या कहा इसके हवाले से, वो ज़रा देखिए। बात इस वक्त DGPR ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, 1 साल बाद, और जो अब सुहेल वड़ाई साहब के फ़ोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन रखता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर PTI का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे बात करनी। हसन, आपने इसके हवाले से, मैंने आपकी गुफ्तगू भी देखी, आपकी कुछ व्लॉग्स में भी आपने गुफ्तगू की, फिर आप कह रहे हैं, आप मुसलसल पहले दिन से कह रहे थे और आज वही बात जो है वो हमने देखा कि कंफर्म भी हो गई। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को मिसकोट कर रहे हों या रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहे हों? सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कहा मैंने इंटरव्यू किया है, सवाल जवाब किए हैं, साफ्ती नशिस्त की है, दुरुस्त सवाल। तो मतलब वो बात यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब किस तरीके से वो कर सकते हैं, इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी, अनएथिकल कोई शख्स हो सकता है? अच्छा, मैं खुरदरे सवालात, नॉट दुरुस्त। तो देखिए इतनी ज़्यादा उन्होंने जो है वो एग्जैजुरेशन कर दिया और एम्बैरसमेंट हुई है जो कि होस्ट थे ब्रसेल्स में, जिन्होंने उनको बुलाया, फील्ड मार्शल को भी और हमारे वड़ाई साहब को भी, और फिर एम्बैरसमेंट हुई मोहसिन नकवी साहब के लिए भी, क्योंकि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है उनके साथ, बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने इस मुलाकात के। ये दोनों के लिए बेसिकली मोहसिन नकवी साहब, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनकी तो शायद बात हुई है वड़ाई साहब के साथ और उन्होंने अपना डिस्प्लेजर, उसका इजहार बड़ा ओपनली कर चुके हुए हैं वो। लेकिन जारी बात है कि वड़ाई साहब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो बाहर हैं। और आज जिस तरीके से
उनके अपने लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन बनी है। देखिए डीजी आईएसपीआर जब जा रहे थे तो हम 4-5 सहाफ़ी हम भाग कर गए उनके पीछे, हमने रोका, ही वॉज अबाउट टू सिट इन हिज कार, और फिर हम उनको वापस मोड़ के लेकर आए हैं। और ये वहाँ पर जिस इदारे से वाबस्ता हैं सुहेल वड़ैच साहब, जंग एंड जियो ग्रुप, उसके अपने रिपोर्टर भी मौजूद थे, वकार सत्ती साहब। आपने वो तस्वीर में शायद उनको देखा नहीं है, वकार सत्ती भी वहाँ पर मौजूद थे, और वकार सत्ती भी विटनेस हैं इस बात के कि जिस तरीके से जब क्वेश्चन किया सुमेरा खान ने कि क्या जंग और जियो के खिलाफ वो कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि जो मीडिया के जो इदारे हैं इनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और उन्होंने अनफॉर्चुनेट कहा, सुहेल वड़ैच साहब के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस किस्म की गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, इस तरह के कॉलम लिख दिया और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए उन्होंने ये किया, तो वो उन्होंने मायूसी का इज़हार किया। लेकिन हम यानी कि इतना कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें, कुछ नहीं, चीजें तो दुरुस्त होंगी। मैंने इस बारे में थोड़े से मैंने वो चेक 2 किया। घंटे की नहीं, यानी ये हम आप ये कह जो सकते फोटो हैं उनकी आई है, कि एक एक चीज मिस कोट कर दी, 2 कर दी, ऑल टुगेदर कुछ भी दुरुस्त नहीं, ये तो नहीं ना। देखिए 2 हिस्सों में तकसीम करें वो जो 2 घंटे की नशिस्त है, उसमें से एक जो हिस्सा है वो है जो ऑडिटोरियम जो हॉल था उसके अंदर उनका खिताब भी था फील्ड मार्शल का, और फिर उसके बाद को 15-20 मिनट्स के लिए जो डिनर था, डिनर के ऊपर तकरीबन कोई 20-22 लोग मौजूद थे। इट वॉज अ लॉन्ग टेबल, और लॉन्ग टेबल पर खासे डिस्टेंस के ऊपर सुहेल वड़ैच साहब बैठे थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें और भी मुतद्दिद लोग मौजूद थे। वो जैसे आप किसी फंक्शन के बाद कहीं बैठ के बंदा खाना पीना करता है तो उस पर यकीनी तौर पर कोई प्राइवेट को बात भी हुई होगी, बट वो कोई सहाफ़ती नशिस्त नहीं हुई उनकी। सही। एक फंक्शन था, अब वहां पे अगर टेबल के नीचे कोई हो तो वो बताए हमें कि क्या हुआ। सहाफ़ती नशिस्त होती है ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको भी मालूम है कि जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स क्या होती हैं। बिल्कुल। और बैकग्राउंड ब्रीफिंग के बाद आप बाहर आके उसको रिपोर्ट नहीं करते, पहली बात है। डीप बैकग्राउंड डीप बैकग्राउंड रिकॉर्ड, नॉट टू बी कोटेड, नॉन एट्रीब्यूटेबल। एक प्राइवेट सिटिंग है। अच्छा। एक प्राइवेट सिटिंग है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसरिंग जो है इस तरह की नहीं है। उसमें भी वड़ैच साहब ने अगर वहां से भी कुछ चीज़ है, वहां पर भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ना इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, ना माफी का जिक्र हुआ, ना कहते हैं कि कोई मसालियत का जिक्र हुआ, ना किसी और चीज़ का जिक्र हुआ। वेरी स्ट्रेंज। मैं एक बात चूंकि नहीं, अच्छा, हसन ने एक बात शुरू में की थी कि वो 26वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए ये बेल होने के बाद उनके लिए शर्म का मकाम है जो अदलिया को यूँ कहते रहे 26वें। मैं उस पर यह कहता हूँ, अगर ये बेल एप्लीकेशन का फैसला टच स्टोन है कि ये इससे अदलिया की आज़ादी या आज़ाद ना होने का फैसला हो सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो डोगर की चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फैसला था, अगर तो वो आइन और कानून के मुताबिक है तो हमारे लिए, हम इसमें बोलते रहे ना 26वीं तरमीम के खिलाफ, आज भी बोल रहे हैं, फिर हमारे लिए वैसे शर्म बात है। और अगर वो आइन और कानून पे नहीं हुआ तो इन लोगों के लिए शर्म की बात है। उसकी रीजन ये कि अभी आपको पता चल जाएगा कि अदलिया आजाद है या नहीं। जब अल कादर ट्रस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो जाएगा और इमरान खान को उसमें रिलीव मिल जाएगा तो मैं कहूंगा कि अदलिया आजाद है, और अगर नहीं मिलता तो मैं फिर जो इंशाल्लाह नहीं मिलेगा रिलीफ। ये देखा, ये इन्होंने नाका लगाया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने नाका लगाया हुआ है, तो ये फिर शर्म की बात उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने ये 26वीं तरमीम करके अदलिया को महकूम किया है। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन अभी 27वीं भी आ रही, यूब ने कह दिया कि ये उनके लिए बड़ी बात है, शर्म बात है, वैसे शर्म उनके लिए जिन्होंने अदलिया को मफलूज किया है। 26वीं के हजम होने का इंतजार है, अभी 27वीं में। हाँ, नहीं, उन्होंने कह दिया कि वो हजम नहीं और इस 27वीं की जरूरत ही नहीं है। ये हुकूमत का मौकफ है जी। हुकूमत का मौकफ तब्दील होता है। 27वीं तरमीम आ रही है, पता है 27वीं। देखिए आप बताएं, वो कह रहे हैं कि आ रही है 27वीं, और आपके बार कौंसिल के इलेक्शंस के बाद आएगी। आज ये देखें, यानी आप हसन कह रहे हैं कि हुकूमत को हाजमूला खिला दी है, हुकूमत को फक्की खिला दी है कि जिससे वो हजम हो जाएगी 26वीं तरमीम और 27वीं आएगी। अगर होनी को कोई नहीं डाल सकता। नाइब वजीर आजम अदलिया ही रखनी थी तो डोगर को लाहौर से क्यों लाना? नाइब एडे सादे ना बनो, इतने झल्ले ना बनो कि थानू पता ना हो। अगर आपका केस नहीं फिक्स हो सकता, जो आपका रूटीन में टर्न पे होना है वो भी नहीं होता, उसको ज़्यादा अदलिया कहते हो। यार क्या बातें गोंदल साहब, अब जाहिर है कि लोग जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स को ना जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुबैना करप्शन फाइल्स बनने, उसके
के खुलने वाली हैं, ब्यूरोक्रेसी की अलहदा फाइल्स बन रही हैं, SIFC की राह में रोड़े अटकाने वालों की अलहदा, 2000 करप्शन की अलहदा, 2000 अरब की, फिर 2050 अरब की पेट्रोलियम सेक्टर में बेज़ाब्तियाँ, 1700 अरब का गंदम का स्कैंडल, 400, 450, 500 अरब का चीनी का स्कैंडल। इतने अरब मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इतने अरब सऊदी अरब में नहीं है जितने अरब की करप्शन के किस्से जो है वो खुल गए हैं। ये फिर साथ में अब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, फिर कुछ ये कॉलम्स, और फिर जो गुफ्तगू फैसल वाडा, अब अगेन बड़े अच्छे दोस्त हैं, कल परसों बैठे भी थे इकट्ठे प्रोग्राम में हसन अयूब और फैसल वाडा साहब, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब आप हमें बताएं, लाहौर में ज़ाहिर है कि नून लीग को आप बड़ा करीब से रिपोर्ट भी करते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि मरी की जो मुलाकात है, मैं मुल्क से बाहर था, मुझे सारी तफसील तो नहीं पता, लेकिन क्रिकेट मैच हो रहा था पंजाब का और पंजाब के अंपायर ने उंगली खड़ी की और कहा आउट। बात चली गई थर्ड अंपायर के पास, स्क्रीन के ऊपर मामला देखा गया और स्क्रीन के ऊपर देख के थर्ड अंपायर ने कहा नॉट आउट। अब ये इतनी बड़ी पहेली है, मुअम्मा है, कुछ हुआ है मरी के ठंडे पहाड़ पर, को पता चला आपको ऐसा क्या गलती गुनाह सरजद हुआ नून लीग से कि ये हलचल? अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से सोहेल बड़ाई साहब के हवाले से शुरू कर लेते हैं कि उनके आर्टिकल को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी जाती फायदे या जो भी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हसन अयूब बेहतर बता सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें सोहेल बड़ाइच का क्या फायदा है। एक स्टूडेंट के तौर पे मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये जवाब हसन अयूब देंगे, आप कंटिन्यू करें। आप ये देखेंगे वॉशिंगटन टाइम्स भी आज हमारे फील्ड मार्शल के लिए कॉलम लिख रहा है। 3 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया। तो फील्ड मार्शल का पहला इंटरव्यू करने का एजाज को कम एजाज है जो इस वक्त जिसका है वो जो वो मैं उसमें ये जानना चाह रहा हूं और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है यार? ये आर्टिकल आया है, सेल्फ प्रोजेक्शन से बड़ी क्या हो सकती है? पीछे है क्या ये गवर्नमेंट ने लिखवाया है? अगर गवर्नमेंट ने लिखवाया है तो फिर तो डॉन लीक्स 2 हो गया। तहरीकन साहब ने लिखवाया है तो फिर तो कहा जाएगा कि तहरीकन साहब ने अपनी परसेप्शन बिल्डिंग के लिए कुछ किया होगा कि देखिए हमें कहा जा रहा है कि हमसे माफी मांगी जाए। अब मुझे इसमें एक बात ये समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि अगर तो ये बात जिस तरह आज कहा गया है कि ये मन घड़त है, तो 5 दिन का इंतजार क्यों किया गया? हमारे दोस्त हसन अयूब को दौड़ के उन्हें गाड़ी से वापस DGIS प्यार साहब को क्यों लाना पड़ा कि वो इसके ऊपर कमेंट करें? बेहतर होता कि वो एक लाइन का अगले दिन आ जाता, स्टेटमेंट आ जाती और कहा जाता है कि उसको सियाको सबाक से हटके पेश किया गया, तो मेरे ख्याल है इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट ना होती, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना होती। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो सिनेरियो है, ये सबको पता है कि आईनी तरमीम जिस तरह हसन भी कह रहे हैं कि आ रही है, और जहां तक हुकूमती हल्के हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे ख्याल है उनको पता है, ये उनका मसला नहीं है। आईनी तरमीम आनी है, 26वीं भी आई, उसमें क्या नंबर उन्होंने पूरा करना था, क्या पास उन्होंने करवानी थी, किसी को फिक्स उन्होंने करना था? नहीं, बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी होगा। जहां तक आप बात कर रहे थे ना कि मरी वाली मीटिंग की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उसमें देखा हो तो उसमें उन लोगों को बिठाया गया था जो जरा मुस्लिम लीग नून के अंदर वो तस्वुर किए जाते हैं, जो मजामत वाले, लड़ने वाले। परवेज रशीद साहब बैठे हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, लाहौर से ख्वाजा साद रफीक साहब को भी बुलाया गया था, और ख्वाजा साद रफीक किसी कैबिनेट का पार्ट नहीं है। फिर उनको कोशिश की गई कि आप लाहौर में इलेक्शन लड़ें, उन्होंने N129 के हवाले से जो है वो कहा कि नहीं, मुकामी उम्मीदवार को दें। हाफिज नुमान साहब आ गए, फिर उन्हें कहा गया आप सेनेट में आ जाए। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ख्वाजा साद रफीक नाम दे रहे थे राना सनाउल्लाह का, राना सनाउल्लाह सजेस्ट कर रहे थे ख्वाजा साद रफीक का नाम, और उसमें नवाज शरीफ साहब बराह रास्त इन्वॉल्व थे और वो चाहते थे ख्वाजा साद रफीक पहुंचे। अब अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो राना सनाउल्लाह वापस आ रहे हैं इस वक्त। अगर सेटअप में वो मुशीर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जनरल सीट के ऊपर लाया जा रहा है। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मेजॉरिटी है, तो इन अ क्लियर वे वो पंजाब के अंदर जनरल सीट के ऊपर जीत के आ जाएंगे। इस हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर राना सनाउल्लाह सेनेटर बन जाते हैं, उनको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी? क्या ये वही मामला है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी गेम चल रही है? क्या इस बार भी गवर्नमेंट ये कहेगी कि अब हमारे पास अपना बंदा आ गया है तो हमने उसको वजीर दाखिला लगाना है? तो अब तो बीमार होकर दोबारा आप कह रहे हैं कि UAE शिफ्ट हो जाएगा? इज दैट व्हाट यू आर इंप्लाइंग? अगली बात सुने जरा। बाकी जो सारे ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, कॉलम्स नजर आ रहे हैं, माहौल नजर आ रहा है, नए सूबों की बातें हो रही हैं, ये कौन से लोग हैं? ये मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं। वो आया सोहेल बड़ाई साहब हूँ, वो एहसन तनवीर साहब हूँ, फिर लाहौर में हमारे एक और जो प्रॉपर्टी और मीडिया टाइकून है, उन्होंने एक सेमिनार किया। तो चीजें मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, आपको महीने डेढ़ के अंदर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएंगी। चलिए इस पे ये जो इंटरेस्टिंग चीजें मैं इस पे मैं आपके पास वापस आता हूँ। रियासत आज़ाद साहब, आप और हसन अयूब एक पेज पर आ गए, आप लोगों का सफ़ा कम अज़ कम
आप भी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ला रहे हैं। यहाँ पर अभी गोंदल साहब भी है, मेरे पैनल में 3 जो गेस्ट हैं, तीनों का ये कहना है कि आ रही है 27वीं आईनी तरमीम। और आप लोग नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मतलब वज़ीर आज़म के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सिविलियन, नवाज़ शरीफ साहब के सबसे करीबी शख्सियत, आप लोग कितने मज़े से उनको डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो दोस्त नहीं, इम्पोर्टेंट बात इनकी है नायब वज़ीर आज़म से देखिए हसन जो बात जैसे ज़राए से कर रहे हैं या जो ज़राए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी बात मैं समझता हूँ कि अथेंटिक होगी, चूँकि इन्होंने जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट का जिक्र किया वो ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब आप खुद फैसला कर रहे हैं कि उनके बयान की क्या हैसियत है और इनके बयान की क्या हैसियत है। ये फैसला अब आप खुद कर लें, चूँकि माजी में भी ऐसा हुआ है और अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ। सर हम तो नायब वज़ीर आज़म का मतलब ये कैसे हो सकता है कि ऑफिशियल यार स्टेटमेंट, मैं भी उसकी मुल्क का नायब वज़ीर आज़म, बालादस्ती की बात करने वाला बंदा हूं। उनकी मैं खबर है उनकी ही बात स्टैंडिंग को बाय own करता हूं। आई रिस्पेक्ट मैं उनकी अ बात जर्नलिस्ट। को ओन करता हूं कि वो ठीक कह रहे हैं और वो दुरुस्त होगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ चीजें और तरीके से आपको देखनी होगी, किसी और एंगल से देखनी होगी। चूंकि मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं लगता कमेंट करना कि जो कुछ हो रहा है और जैसे हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है और गोंदल साहब को भी पता है। पता सबको है, लेकिन बताना कोई हमें नहीं याद था। है वो जरा तुम्हें याद ये हो कि इतनी ना सीधी याद बातें हो। नहीं होती, सियासतदान इतना सीधा होता नहीं है। हम साफी स्ट्रेट बात कर देते हैं। सियासतदान अपने कार्ड्स को छाती के साथ लगा के रखते हैं। भाई वो नहीं देना चाह रहे खबर, वो कंफर्मेशन नहीं देना चाह रहे। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मैंने उस पर कंफर्मेशन मैं उसकी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खबर देगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खबर देगा, हुकूमत को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खबर देगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये दे रहे हैं ना, तो खबरों का काम है तो मेरा, हुकूमत ने ना खबरों का काम करना तो हुकूमत ने ना, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं उन्होंने करनी ना। चले भुगताते हैं इस बात को भी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब एक अजीबोगरीब शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स, कुछ बातें शुरू हो गई और हुकूमत को भी नहीं समझ आ रही। गुज़श्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे बैरिस्टर अकील साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके हवाले से कानून उसको तब्दील कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जब भी होना होगा हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, पहले वो देखिए। हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया, ना सिर्फ आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी की भी वो स्ट्रीमलाइन की और वो तमाम तर तीनों जो सर्विसेज चीफ्स की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनकी तैनाती है, उस हवाले से जो उनका टेन्योर है उसको हमने अक्रॉस द बोर्ड जो है रेगुलेट किया। और हमने कहा ये हर 3 साल बाद बहस छिड़ जाती है कि जी कौन होगा नेक्स्ट इन लाइन, तो ये कम से कम एक उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए ताकि वो हुकूमत के टेन्योर के साथ हो। इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक, इट्स नॉट, इट्स फॉर ऑल टाइम्स। आई थिंक ये कानून तो वो बन चुका, नीड बी तो वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। वज़ीर यानी कि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ ये कह रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। देखें, इसमें किसी कानूनी राय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। द लॉ हैज बीन अमेंडेड एंड नाउ द टेन्योर ऑफ द आर्मी एंड नेवल एंड एयरफोर्स चीफ इज 5 years, तो उसमें नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है। फिर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, कोई उनकी सियासत से जैसा मर्जी इख्तलाफ या जो है वो इत्तफाक करता हो, लेकिन उनके एक ज़बरदस्त वकील होने के हवाले से लोगों की राय है कि वो बड़े अच्छे मुस्तनद वकील हैं। उन्होंने जो बात की वो भी देख लें। ये एक लीगल मामला है, हम समझते हैं नोटिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन ये कानूनी तकनीकी मामला है, इस पे और होगा जब तो उस पे बात करेंगे। रियासत आज़ाद साहब, टेक्निकल नोटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, कानून बन चुका, मुल्क का कानून ये है। बहस ही गलत हो रही है, बहस गलत वक्त पर हो रही है, बिला वजह हो रही है कि ये ज़रा सुलझाएं। देखिए बैरिस्टर अकील साहब ने जो फरमाया ना कि हम चाहते थे कि हुकूमत के टेन्योर के साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका टेन्योर जो है वो
कंटिन्यू करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। कई मरतबा 5 साल हुकूमतों ने पूरे नहीं किए, तो ये बात तो एक मफरूजा लगती है, गलत बात है, करने लग जाएंगे। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। एक चीज दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि लॉ अमेंड हो गया, चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अब जो पोस्ट है उसको उन्होंने टेन्योर पोस्ट कर दिया है, और एयर चीफ की भी जी, यानी लेवल चीफ की, इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक और सर्विस स्पेसिफिक। इसमें सिर्फ चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं आएंगे, एक चीज चेयरमैन जॉइंट चीफ जो 4 स्टार हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। उसमें मेरी सिर्फ एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो ये है कि अगर पहले जो चीफ साहब या बाकी चीफ्स का नोटिफिकेशन हुआ उसके अंदर कि जी 3 साल के लिए, अब ये उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई है कि जी उसको 5 साल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सर रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव है, 1952 से उसका इतलाक है, 1952 से बाद खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पहले नोटिफिकेशन था वो इनफ्रेक्शस हो गया। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जैसे मैं उस पे अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, अगर कोई जहां पे देयर इज अ एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग एनी लॉ, तो आर्टिकल 186 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को, हाँ, प्रेसिडेंट भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और उससे रहनुमाई ले सकते हैं। उस कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिसाइड कर सकती है आइदर वे। हसन अयूब साहब, अब जो फैसल ऑर्डर साहब बार बार कह रहे हैं कि कंटिन्यूएशन की, तसलसल की राह में जो भी आएगा रोड़े अटकाएगा, कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। नवाज शरीफ की 4 टांगे तो नहीं है कि कानून उनसे मुख्तलिफ डील करे, जरदारी साहब के मुतल्लिक, इमरान सबके मुतल्लिक उन्होंने ये कहा। व्हाट इज द मैसेज? जी जाती राय है, रोड़े कौन अटका? ये एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है जी। नहीं, वो किसका कह रहे हैं? रोड़े कौन अटका? मैं पहले बात बता दूं कि फैसल बॉर्डर साहब जो बात कर रहे हैं ये उनकी जाती राय है, एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच नहीं है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को बहुत इज्जत और एहतराम से देखती है, जरदारी साहब के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है इस टाइम, और ये फैसल बॉर्डर साहब की अपनी कुछ सियासी इख्तलाफात भी हैं। वो को मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा तो है नहीं, ना वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, वो आज़ाद हैं, और इनके खिलाफ ही उन्होंने अपनी पूरी सियासी कैरियर का आगाज़ किया है। तो लिहाजा वो कभी भी आपकी उनकी ज़ुबान से इन लोगों से मुतल्लिक तारीफ़ नहीं सुनेंगे। वो हमेशा इनके खिलाफ बात करेंगे और वो करते रहे हैं और करते रहेंगे अनटिल के अनलेस वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो फैसल बाडा की बातों को इस मुतल्लिक, जो सियासी क़यादत से मुतल्लिक, आप उनको उनकी ज़ाती सियासी राय तस्वुर करें। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, और ये बात वाडा साहब भी कभी नहीं कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कर रहे हैं। वो ये बात कहेंगे कि हाँ, कि उनके नज़दीक एस्टैब्लिशमेंट आ जाए तो बेहतर है, उनके नज़दीक मार्शला हो जाए तो बेहतर है। उनको जमहूरियत पसंद नहीं है, लेकिन वो जमहूरियत का हिस्सा भी हैं, वो खुद सेनेट के रुकन है, पार्लियामेंट के रुकन है। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं, मतलब वो उनकी राय है और मैं रिस्पेक्ट हिज ओन ओपिनियन से कोई आप उनका अपना नहीं अटका। और ये जो मरी मरी बात कर रहे हैं, गोंदल साहब ने बात ठीक की है। वो इशू यही था सेनेट का टिकट, कि वो राना साहब के पास जाना है या ख्वाजा साद रफीक साहब के पास जाना है, और इसमें कुछ बातें हुई हैं, मैं वो बातें नहीं कर सकता। कुछ वजारतों में कुछ अपॉइंटमेंट्स के कोई मोहसिन नकवी साहब भी कंटिन्यू करेंगे, जो समझ रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब जब सेंटर बनेंगे तो वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे। नो, चले थर्ड अंपायर को छोड़ दें, आप पंजाब का अंपायर ही बता दें कौन है। ये कोई बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है बात। वो मैं कह रहा हूँ सियासत के मुतालिक वो बात ऐसी घुमा के करते हैं फैसल भाई, उनका एक आर्ट है, मेरे भाई हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो सियासत से मुतालिक बातें हैं ना, वो जिस किस्म की तनकीद करेंगे, उस तनकीद को आप उनकी ज़ाती सियासी राय तस्वुर करें। सही, ठीक है। हाँ। गोंदल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है आई नॉट माइंड, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, चाहे मरी चाहे ठंडे पहाड़ के ऊपर क्या हुआ। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ बार बार ये एजिटेट कर रही है, कह रही है कि इमरान खान को बड़े बुरे हाल में रखा हुआ है, उन तक अखबार टेलीविज़न उसकी रसाई नहीं है, किताब नहीं उनको मिल रही, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही, वकला के साथ नहीं हो रही, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन ख़त्म है, बच्चों से बात नहीं हो रही, उनकी अहलिया के साथ मुलाकात नहीं हो रही, और जेल का अमला उनके सलाम का जवाब तक भी नहीं देता। अब कंप्लीटली आइसोलेटेड इमरान खान 2 अगस्त फिर 6 अगस्त को ये कहते हैं कि मैंने ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना, मेरे कारकुनों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। कौन सा अमृत है या कौन सी ऐसी ब्रीफिंग होगी ख़ास जिसने 19 अगस्त को एक ही मुलाकात में कायल करवा दिया इमरान खान को कि हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे?
आपके ख्याल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी लीडरशिप है, ये उन सबका तकरीबन कंसेंसस था, जिसमें उनका कहना ये था, अगर आप असद कैसर से लेके सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम सबकी बात सुनेंगे तो सब यही कह रहे थे कि जो इमरान खान का ऑर्डर है उसको फॉलो तो किया जाएगा, लेकिन हम उनके सामने अपनी राय रखेंगे। बैरिस्टर अली जफर भी यही कह रहे थे। देखिए, पीटीआई का ख्याल ये था कि जीत या हार, एक जीत है पोलिंग स्टेशन की, दूसरी है आरओ के कमरे की। तो हमें पोलिंग स्टेशन तक तो यकीन है कि हम जीत जाएंगे, तो इसलिए हमें अपने कारकुन को मोबिलाइज करना है। जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आपका जो पूरी की पूरी मुहिम चलती है, मोबिलाइजेशन होती है और आप दोबारा से एनर्जेटिक कर देते हैं अपने कारकुनों को, तो हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी सियासी तारीख भी बताती है कि किसी जमात ने जब भी बायकॉट किया उसको इलेक्शन का बायकॉट करने का नुकसान हुआ। तो तहरीक इंसाफ को जब वो क्लेम कर रही है कि उसके पास पॉपुलैरिटी है, लोग उनके साथ है, तो उनको बिल्कुल मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खान साहब को इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया, वो कन्विंस हो गए और ये बिल्कुल उनका जायज और साइड फैसला है और वैसे भी सियासत के लिए भी अच्छा है। तहरीक इंसाफ लगे हाथ नहीं, मैं एक बात करना चाहूंगा, आप जरूर ऐड करें। गोंदल साहब की एक बात ऐड करूंगा। गोंदल साहब, आपको याद नहीं आया इस बात से, जैसे वो बानी एमकेएम थे, वो राब्ता पहले सियासत से ना वो कहते थे कि मैं छोड़ दी है, फिर राब्ता कमेटी के पुरजोर इसरार के ऊपर ना वो दोबारा सियासत में आ जाते थे। इसी तरह इमरान खान साहब ने ज़मीनी इंतखाबात से जो है वो बायकॉट कर दिया, अब सियासी कमेटी के पुरजोर इसरार के ऊपर वो वापस नवाज शरीफ याद आए। जी जी जी, कैसे आए? नवाज शरीफ याद आए कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे 2008 के अंदर गालिबन, फिर वो तैयार हो गए और इलेक्शन लड़ा, लेकिन इमरान खान और दीगर जो थे एतजाज एहसन साहब के कहने के ऊपर चले गए। मैं गाड़ी में मौजूद था जब एतजाज एहसन साहब की कॉल आई थी चौधरी निसार साहब को, और वो स्पीकर फोन के ऊपर वो बात थी कि जो साथ को चौधरी निसार साहब के पास अपना फोन नहीं था और उन्होंने कहा था कि लाजिम इलेक्शन लड़े, बायकॉट नहीं करना। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया था, मुस्लिम लीग नून ने एमएमए के साथ, जमात इस्लामी ये बिल्कुल एतजाज हसन साहब ने कायल किया था चौधरी निसार साहब को, और उन्होंने आगे से नवाज शरीफ साहब को कायल किया था। ये बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं मौजूद था। ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। क्विकली ये भी बता दें मैं हसन और रियासत आज़ाद साहब से, अब रियासत आज़ाद साहब इकट्ठा कहना जो है ना वो भी एक मुअम्मा है आजकल। इसमें थोड़ा सा पास ही रखें। तो रियासत अली आज़ाद का करें ना, ठीक है। गोंदल साहब ये बताएं, वो एक रिपब्लिक पॉलिसी कोई थिंक टैंक है, उसने भी कुछ सर्वे लाहौर में 2 सर्वेस किए उन्होंने। हाँ, तो वो क्या वाकई सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड यही है? 87% इज ऑलमोस्ट कंसेंसस। उस पे टेस्टर एक बड़ा शानदार है और वो लाहौर का हल्का है 129 बताएगा। उसकी वजह ये है कि ये हल्के की जो साख्त है ये मुकम्मल एक अर्बन हल्के का वो स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अराई बरादरी का वोट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इससे पहले मियां अजहर जीते और अब उनके साहबजादे हमाद अजहर हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन सर्वेस से ज्यादा इस हवाले से टर्न आउट भी बताएगा, जो अभी सर्वेस आएंगे वो भी बताएंगे और ये अच्छा इलेक्शन लाहौर में होगा। मैं पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट की हद तक और पोलिंग स्टेशन तक की बात कर रहा हूं। गवर्नर सिंध के और पंजाब के गवर्नर्स की बात आप सुन चुके हैं ना? नहीं, उसकी वजह नहीं निकला तो क्या हुआ? मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले लाहौर के 14 हल्कों का सर्वे किया था और जो ग्राउंड पे हमने बताया था और उस दिन भी जो हमने कवर किया था। चले ठीक है, अब वक्त कम रह गया, मुझे आई हैव टू क्विकली टेक्स लेनी है। हसन अयूब, अब बहुत सारे हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाबात, अब मार्का सजरा 5 अक्टूबर की, 18 सितंबर की डेट्स आ गई हैं। हुकूमत इनकम्बेंसी फैक्टर, हुकूमत की पॉपुलैरिटी नहीं हुआ करती। आप कई प्रेडिक्शन ज़रा कर दें कि क्या हो? मैं ये कहूँगा कि मैं तो पहले देखना चाहूँगा कि जो मुजरिम उमर अयूब हैं, मुजरिम शबली फराज हैं, मुजरिम साहबजादा हामिद रज़ा हैं और जो दीगर जो मुजरिमान हैं उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया अदालतों के सामने और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान खलासी हो जाए, लेकिन जान की बचनी नहीं है। इनके अपील का हक भी ये खो देंगे, जो दायर होगी इनके पीले इनकी सुनी भी जाएंगी, डिटेन भी नहीं होंगी। ये हाँ कुछ ने तो कोई स्टे नहीं होता इसमें। जब कन्विक्शन हो जाए ना, कन्विक्शन के खिलाफ स्टे नहीं होता, वो आपको एक राहदारी मिल जाती है, जमानत मिल जाती है कि आपने सरेंडर करना होता है। तो ये मुजरिमान कब जेल के अंदर जाएंगे ये देखना है। इलेक्शन तो इनकी सीटों पर हो रही है ना। ये मुजरिम आज तक जो तहरीक इंसाफ है वो इंसाफ के फैसले से फरार हुई है। सही। सर क्विकली आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स, एक प्रेडिक्शन? मैं जो मेरिट की बात है ना, एक तो ये कि जो इन्होंने बात की बिल्कुल कन्विक्शन है, जब तक वो सरेंडर नहीं करते या वो सजा सस्पेंड नहीं होती, अपील भी नहीं कर सकते, सकते, वो उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता, ना वो इलेक्शन में जा सकते, उनके दीगर कैंडिडेट जा सकते। हाँ, जहाँ तक मेरिट की बात है तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो मकबूलियत है वो आसमान छू रही है।
अब कबूलियत किसकी है? वो समड़ियाल में देखी सामने थी, सवाल मौजूद है समड़ियाल में देखी गवर्नर थी। साहिबान की गुफ्तगू देखिए हमारे ये सामने। मेरिट की बात है कि इस 30,000 से आ रहे हैं। चलें, वक्त- अगर वक्त- आप फेयर Sir, I've been told. विदाउट फियर आप इलेक्शन करवा जी, जी। दें, क्लीन स्वीप कर देगी, क्लीन स्वीप 2/3 मेजॉरिटी, तो क्या जो ये केपी में ना हार जाएं। ठीक है। वो ध्यान clean करिएगा। sweep जुमला आ रहा है जी, मिसाल लाहौर भी से, आपको लाहौर से जुमला आ रहा है जी। आप कह रहे थे कबूलियत का और मकबूलियत का, मैंने ट्विटर पे भी लिखा, आज सोहेल बड़ाई साहब से पूछना चाहिए वो कबूलियत के साथ है कि मकबूलियत के साथ है। बात खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, हसन अयूब, उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।